हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूजीसी नेट फ्री ऑनलाइन क्लास में। और मेरा नाम ज्योति है और मैं आपको हिंदी साहित्य पढ़ाती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम लोगों की सभी को गुड आफ्टरनून। फ्रेंड्स, हम लोगों की एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है और उस एमसीक्यू सीरीज़ में मैंने आपको 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो है वो करवाया था। और उसके बाद मैंने पिछली क्लास में 2020 का जो क्वेश्चन पेपर था वो आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद मैंने सेकंड का अगर मैं देखूँ तो मैंने चेक किया तो सेकंड का जो है वो मैंने आप लोगों को करवा दिया है, ठीक है। जब हमारी सीरीज़ हुई थी, एमसीक्यू सीरीज़ हुई थी, उसी में मैं आपको जो है सेकंड का क्वेश्चन पेपर भी करवा चुकी हूँ, सेकंड शिफ्ट में जो आया था 2021 का। और अभी जो मैं करवा रही हूँ वो 2021 का है, 2020 का है। तो 2020 में जितने क्वेश्चंस मैंने करवा दिए थे उससे आगे जितने रह गए थे वो मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। तो फिर वो आपका सारा का सारा जो है कवर अप हो जाएगा। स्टूडेंट, आप लोग देख ही रहे हैं एग्ज़ाम को लेकर कितना अभी जो है चल रहा है। और बच्चों के एग्ज़ाम जो है हो रहे हैं, एनटीए के आगे कुछ जो है एनटीए भी कुछ बोल नहीं रहा है। और एग्ज़ाम किस तरीके से कंडक्ट करवाई है ये सब की वीडियो आपने फिलर फॉर्म की देख ली होगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है किया जा रहा है। तो इतना बड़ा एग्ज़ाम है, ये बिल्कुल नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है और इसको इस तरीके से करवाया जा रहा है, तो वेरी बैड। और इससे तो बहुत ही गुस्सा आ रहा है। इतनी जो मेहनत की है, दिन रात मेहनत की हम लोगों ने, टीचर्स ने की है, स्टूडेंट्स के साथ स्टूडेंट्स को करेज किया है ना। तो वो सारी चीज़ें तो एक तरीके से धरी की धरी ही रह गई, है ना। तो अब देखें क्या एनटीएस का रिज़ल्ट निकालता है, ठीक है। बच्चों को फ़ोन्स अलाउड अंदर अलाउड कर रखे हैं, किस तरीके की वीडियो आप लोगों ने देखा होगा सभी ने। तो क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं एनटीए, सोया हुआ है एनटीए, क्या रहा है। तो ये सारा चीज़ अभी गुस्सा जो है बिल्कुल भड़क सा रहा है और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहे क्या करें। जब तक आगे से कुछ हम लोगों को अभी एनटीए के द्वारा इंफॉर्मेशन नहीं आती तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। बट चलिए, अगस्त में जिनका एग्ज़ाम होना है, हम लोगों का एग्ज़ाम अगस्त में होना है। और जो है हमारी डेट जो है वो तो है ही है, हमें पता ही है। और उसके अकॉर्डिंग हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो हम अपनी तैयारी पूरी रखते हैं एग्ज़ाम की और देखते हैं चलिए कि कब है, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े एग्ज़ाम हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि ये वाले जो सारे एग्ज़ाम हैं इसमें तो बिल्कुल सिस्टम ही वर्क नहीं किया बिल्कुल ढंग से। एक क्वेश्चन के बाद ही सिस्टम का ऐसा हाल हो गया। तो मतलब इतने सारे लोग जो है एग्ज़ाम दे रहे हैं और बिल्कुल ये वाले जो एग्ज़ाम्स हैं हमें बड़े छोटे छोटे हैं, है ना। सबसे बड़े एग्ज़ाम्स तो अब होने हैं जो हमारे अभी अगस्त में हैं। तो ये तो सबसे बड़े बड़े हैं, जैसे हिंदी का हो गया, कॉमर्स का हो गया, हिस्ट्री का हो गया। तो ये कितने बड़े बड़े एग्ज़ाम्स हैं ये अब होने हैं। और इसमें तो कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जो है फॉर्म भरे हुए हैं और जिन्होंने यूजीसी नेट का जो है एग्ज़ाम देना है। सो चलो लेट्स सी क्या होता है, कैसे होता है, और देखेंगे अब हम इसे भी। चलिए आगे चलते अपनी क्लास को शुरू करते हैं आज की। और हमने अपनी फुल ऑन रिवीजन रखनी है और जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल डरना नहीं है और पूरा अपना अच्छी तरीके से एग्ज़ाम जो है वो देना है। यस, चलिए। तो स्टूडेंट, आप लोग जो है फिलर फॉर्म की व्हाट्सअप को, इंस्टाग्राम को, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एनटीए के द्वारा दिए गए सारी जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सब मिल जाएगी। एडमिट कार्ड कब आएंगे ये सब भी आपको पता ही है। जैसे एडमिट कार्ड इसके आए थे उसी तरीके से अगस्त के एडमिट कार्ड भी उसी हिसाब से आएंगे। सो बस अब हम लोगों को प्रिपेयर रहना है क्योंकि कुछ दिन पहले ही एडमिट कार्ड आएंगे। यस, चलिए आगे चलते हैं। यस, आप फिलर फॉर्म के एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फिलर फॉर्म के एप्लीकेशन के लिए आपको क्या करना होगा,
आपको कुछ नहीं करना, आपको प्ले स्टोर पर जाकर फिलर फॉर्म लिखना है, वहाँ पर आपको इस तरीके की एप्लीकेशन मिलेगी, उसको इंस्टॉल करके आप आराम से कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे हम अपने क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। हमें क्वेश्चंस करने ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो सकेंगे आज उतने करेंगे, एंड देन बाकी जितने बचेंगे उसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए प्रश्न हमारा, देखिए क्या है, 43 वाला देखना है। 43 वाला प्रश्न है हमारा, हरि कृष्ण प्रेमी के नाटकों के मुख्य स्वर क्या हैं। ठीक है, हरि कृष्ण प्रेमी के नाटकों के मुख्य स्वर क्या है? स्वतंत्रियों नए भावबोध का विकास, प्रखर राष्ट्रीय चेतना युक्त ऐतिहासिकता, सांप्रदायिक सहोदर्य क्या मूल्य चेतना, पश्चिमी बोधकता का प्राधान्य। तो निम्नलिखित में से बताइए क्या है उत्तर इसका। तो इन्होंने इसका उत्तर जो है वो बी दे रखा है, मतलब केवल बी और सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो बी और सी, तो बी और सी क्या है? बी और सी में है प्रखर राष्ट्रीय चेतना युक्त ऐतिहासिकता और सांप्रदायिक सहोदर्य का मूल्य चेतना। तो हरि कृष्ण प्रेमी के नाटक का जो मुख्य स्वर है वो ये दोनों के ऊपर ही जो है निर्भर करता है। तो यहाँ पे बता भी रखा है पूरा का पूरा। हरि कृष्ण प्रेमी जो है, हरि कृष्ण प्रेमी के नाटक का स्वर जो है दोनों है, ये जो बताए मैंने आपको, और इनके जो है प्रेम युगीन ऐतिहासिक जो है नाटककार है ये, ठीक है। और स्वपन भंग जैसे 1940 में हुआ था, ठीक है। इनकी रचनाएं बता रही हूँ मैं अलग अलग, स्वपन भंग हो गया, आहुति होगी, उद्धार हो गया, प्रकाश स्तंभ हो गया, कीर्ति जो है स्तंभ हो गया, शतरंज के खिलाड़ी हो गया, संरक्षक हो गया, ठीक है, संरक्षक हो गया। और उसके बाद सांपों की सृष्टि हो गया, रक्तदान हो गया, आन का मान हो गया, अमर आन हो गया, अमर बलिदान हो गया, अमृत पुत्री हो गया इत्यादि। ये सारे के सारे इनके क्या है, नाटक है। इनका सन भी यहाँ पर लिखा गया है। देखिए मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ यही है कि सीधी सी मैं आप लोगों को बात करती हूँ। देखिए मैं घुमा फिरा के बात नहीं करती हूँ, सीधी बात कहती हूँ कि देखिए हमारे पास हिंदी में कितनी यूनिट्स है, टोटल हमारे पास 10 यूनिट्स है, ठीक है। 10 यूनिट्स में से भी अगर हम देखें तो हम ज़्यादातर फोकस 4 यूनिट पे कर लेते हैं आराम से इजीली, क्योंकि थ्योरेटिकल है सारा कुछ, हम लोग इजीली पढ़ लेते हैं, अच्छी तरीके से डीपली भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारी बाकी 6 यूनिट रह जाती है, जैसे कि नाटक हो गया, ठीक है, उपन्यास हो गया, ठीक है, हमारे पास गद्य विधाएँ होगी, मतलब अलग अलग चीज़ें होगी हमारे पास, है ना। तो ये सारी की सारी कहानियाँ होगी, तो ये सारी की सारी में क्या है, क्या हम इन्हें डीपली पढ़ पाते हैं, क्या हम इन्हें डीपली समझ पाते हैं? तो नहीं समझ पाते, नहीं पढ़ते हम इनको। लेकिन अगर हमने इनमें कुछ पढ़ना है, वो क्या है, सबसे मेन चीज़ क्या है, इसका उद्देश्य पढ़ना है, ठीक है। इनमें हमने क्या पढ़ना है, इनका उद्देश्य पढ़ना है, इसका सारांश क्या है, सारांश पढ़ना है। और सबसे मेन मैंने क्या देखा है कि क्वेश्चन बनकर कहाँ से आते हैं, सबसे मेन क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर मैं कहूँ तो किसी भी जो भी हमारी 6 यूनिट है, निबंध हो गया, उनके किसी भी राइटर को उठा लीजिए, ठीक है। उनके जो राइटर्स हैं ना, उनके बारे में ज़रूर आप लोग पढ़ना डिटेल में। क्यों? क्योंकि जो प्रश्न बनकर आता है ना, तो वो उस राइटर के ऊपर बनकर आता है, ठीक है। उस राइटर के ऊपर जो है प्रश्न बनकर आता है, और उसी के अंदर उसके नाटक, उसकी रचनाएं पूछ ली जाती है, उसका सन पूछ लिया जाता है, या उसके जीवन से रिलेटेड कुछ पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके के प्रश्न ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्योंकि पढ़ते नहीं हैं, हम लोग डीपली जाते नहीं हैं, तो जो उसकी मुख्य पंक्तियाँ होती हैं वो आ जाती है, तो यही चीज़ें आती हैं। तो इसलिए उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है बस। बाकी 4 यूनिट्स तो बिल्कुल थ्योरेटिकल है, तो वो तो हम डायरेक्टली डीपली करते ही हैं, ठीक है। आपने देखा भी होगा बाकी चीज़ों का कोई कुछ नहीं करवाता, जबकि मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें शॉर्टकट में भी करवाई है सारे, ठीक है। और बताया है आपको कि किस तरीके के प्रश्न जो है उनमें से बनकर
आते हैं। सबकी एमसीक्यू सीरीज़ अलग तरीके से मैंने करवाई है आप लोगों को, ठीक है। और अब ये जो सीरीज़ चल रही है ये ओवरऑल सीरीज़ चल रही है। मैं चाहती हूँ कि जितना ज़्यादा हम लोग जो है एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमारा बेस्ट होगा। जैसे ही हमारा ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी एमसीक्यूज़ की, उसके बाद मैंने ये सोचा है कि हम लोग जब हमारी जो है क्लासेस कम हो जाएगी तब उसके हिसाब से हम लोग क्या किया करेंगे, पहले रिवीजन किया करेंगे, फिर हम कुछ क्वेश्चंस उठा लिया करेंगे, फिर रिवीजन किया करेंगे, फिर क्वेश्चन उठा लिया करेंगे। तो इस तरीके से हम अपनी फुल ऑन रिवीजन जो है वो कर लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब अगला 44 वाला प्रश्न है, विश्वविद्यालय परिसर के जीवन पर आधारित उपन्यास है, कौन सा है? परिशिष्ट, चक्रव्यूह, अपने अपने चेहरे, धूप छाई रंग। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। केवल ए और सी, केवल बी और डी, केवल सी और डी, केवल ए और बी। बताइए क्या इसका उत्तर है। देखिए आपका भी आंसर मुझे आना चाहिए, क्योंकि लगना चाहिए ना यार आप लोग एक्टिव हो, है ना। पता चलना चाहिए कि आप लोग भी एक्टिव हो, आप लोग पढ़ रहे हो, सो नहीं रहे हो, ठीक है। कुछ महसूस नहीं हो रहा है मेरे को, तो बिल्कुल पार्टिसिपेशन से ही तो पता चलता है कि क्लास कितनी एनर्जेटिक है, ठीक है। यस, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है हमारे पास डी। इसका आंसर डी है, मतलब ए और बी, ठीक है। परिशिष्ट और, अब यहाँ पे देखिए इसका आंसर डी है। विश्वविद्यालय परिसर के जीवन पर आधारित उपन्यास परिशिष्ट और कौन सा है? चक्रव्यूह है। ये दोनों के दोनों इस पर आधारित है उपन्यास, विश्वविद्यालय परिसर के। उसके बाद है परिशिष्ट, जो है 1984 ईस्वी में हुआ था। तन्निकी शिक्षण संस्थान के हरिजन विरोधी वातावरण का चित्रण जिसमें किया गया है, मतलब हरिजन के विरोध में जो है ये पूरा जो भी जैसा सिचुएशन थी उस तरफ का वातावरण था उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। और गिरिराज किशोर का उपन्यास है ये, ठीक है। और अपने अपने चेहरे जो है 1994 में प्रभा खेतान का उपन्यास है, जिसमें ज़मीन तलाशती हुई स्त्री रमा की कहानी है, ठीक है। ज़मीन जो है तलाशती है वो, और रमा की कहानी है पूरी की पूरी, जिसकी और फिर उसके बाद जैसे ये दे रखा है अगले आपका धूप छाई रंग, जो है ये 1970 की है। ये ग्रीश अस्थाना का उपन्यास है। और जो द्वितीय विश्व युद्ध है, द्वितीय विश्व युद्ध और दफ्तर की ज़िंदगी का एक बड़े पैमाने का चित्रण जो है यहाँ पर कर रखा है। तो सबका मैंने अलग अलग आपको बता दिया, सभी यहाँ पर सबका ही बता रखा है। पर वैसे जो इसका मेन है कि विश्वविद्यालय परिसर के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है, तो वो आपने बताना है परिशिष्ट और चक्रव्यूह। आगे चलते हैं। 45 वाला प्रश्न क्या है हमारे पास, निम्नलिखित में से राम भक्ति शाखा के कवि हैं, कौन है? स्वामी अग्रदास, नाभादास, हृदय राम, स्वामी हरिदास, कृपाराम, ठीक है। तो ये सारे के सारे हैं, केवल ए बी सी, केवल ए बी डी ई, केवल बी सी डी ई, केवल ए सी डी ई। तो ये बताइए इसका उत्तर क्या है। यस, तो इसका उत्तर क्या है हमारे पास? ए है, ए बी सी। तो ए बी सी कौन कौन से हैं? तो राम भक्ति शाखा के कवियों के नाम पूछे थे मैंने, तो स्वामी अग्रदास हो गया, नाभादास हो गया और हृदय राम हो गया। ट्रिक्स वगैरह भी याद कर लेना, ट्रिक्स वगैरह बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो आप लोगों के काम आएगी बहुत, उनका उपयोग अगर आप यहाँ पर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ साथ में आपका पूरा पोर्शन जो है अच्छी तरीके से हो जाएगा। अब 46 वाला प्रश्न देखेंगे क्या है, निम्नलिखित में स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास कौन सा है? समय सरगम हो गया, एक ज़मीन अपनी हो गया, एक चिथड़ा सुख हो गया, मुझे चांद चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं अलग अलग, और इसका आंसर क्या है? इसका आंसर दोस्तों सी है, बी और डी। तो बी और डी क्या है? एक ज़मीन अपनी और मुझे चांद चाहिए। तो निम्नलिखित स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास कौन कौन सा है? और स्त्री विमर्श पर आधारित, ठीक है। तो ये है एक ज़मीन अपनी और
मुझे चांद चाहिए। तो क्या है इसमें, क्या बता रखा है, देखिए यहाँ पे देखिए, चित्रा मुदगल का उपन्यास और एक ज़मीन अपनी, यह सुरेंद्र कुमार का मुझे चांद चाहिए। ठीक है, किस किसका है, दोबारा देख लिए, चित्रा मुदगल का कौन सा उपन्यास है, एक ज़मीन अपनी। ठीक है, ये चित्रा मुदगल का है। उसके बाद है सुरेंद्र वर्मा, सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास का नाम क्या है, मुझे चांद चाहिए, जिसमें स्त्री विमर्श पर आधारित ये दोनों उपन्यास है। समय सरगम जो है, समय सरगम की बात करें तो ये कृष्ण सोबती का है, जबकि एक चित्रा सुख जो है वो निर्मल वर्मा का उपन्यास है। अन्य भी उपन्यास दे रखे हैं यहाँ पर। तो चित्रा मुदगल जो है उनका उपन्यास कौन कौन सा है, आवा, गिलीगुंडू, किलीगंडू, ठीक है, पोस्ट बॉक्स नंबर 203, नाला सोपान, नाला सोपारा, नाला सोपारा, ठीक है। तो ये चित्रा मुदगल का है। उसके बाद सुरेंद्र वर्मा जो है उनके हैं अंधेरे से परे, दो मुद्दों के लिए गुलदस्ता। कृष्ण सोबती का है मित्रों मरजानी, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, सूरजमुखी अंधेरे के। निर्मल वर्मा, निर्मल वर्मा का कौन सा है, वे दिन, लाल टीन की छत, रात का रिपोर्टर और अंतिम अरण्य। तो इस तरीके से आपको ये कुछ कुछ याद होने चाहिए ताकि आपको ये हेल्पफुल रहे। अगला प्रश्न देखेंगे 47 वाला, निम्नलिखित में दंत्य वर्ण बताने हैं, ड, ढ, द और ध। तो दंत्य वर्ण कौन सा है इसमें से, केवल ए बी सी, केवल बी सी डी, केवल ए बी डी, केवल सी डी। तो यहाँ पे डी इसका उत्तर है, मतलब सी और डी, सी और डी। तो सी क्या है, द, और यहाँ पे द, ध। ठीक है, तो इसको बोल कर देखिए, द। तो द बोल रहे हैं तो भी लग रहा है और ध बोल रहे हैं तो भी, तो दंत्य वर्ण है। और कौन कौन से, कहाँ कहाँ, कौन से हैं, तो वो थोड़ा सा एक बार नज़र मार लिए। कंठ वाला कौन सा है, कंठ वाला है क, ख, ग, घ, ङ। तालव्य वाला च, छ, ज, झ, ञ, श, य। मूर्धन्य वाला ट, ठ, ड, ढ, ण, श। दंत्य वाला त, थ, द, ध। औष्ठ्य वाला प, फ, ब, भ, म। वत्सर्य वाला यहाँ पे दंतमूल से न, स, र, ल। फिर है दंतोष्ठ्य से व और फ। तो ये इस तरीके से आपके आ जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अब। अगला प्रश्न है हमारा गिरिराज किशोर, 48 वाला प्रश्न है, गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है, जुगलबंदी, ओस की बूंद, लोक, झरोखे। तो नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए, केवल ए और बी, केवल ए सी, केवल सी डी, केवल बी सी। तो बताइए, बताइए जल्दी फटाफट, इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है हमारे पास बी, मतलब ए और सी। ठीक है, जुगलबंदी। तो गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है, जुगलबंदी और लोक, ये दोनों उपन्यास इनका है। और दोनों की बात करें, जबकि हम औस की बूंद की बात करें तो ये राही मासूम रजा का है। झरोखे की बात करें तो ये भीष्म सानी का चर्चित जो है उपन्यास है। तो अन्य उपन्यासों की बात करें तो अन्य उपन्यास जैसे परिशिष्ट हो गया, चिड़ियाघर हो गया, ढाई घर हो गया, पहला गिरमिटिया हो गया, आदि सारे गिरिराज किशोर के ही है। तो ये भी गिरिराज किशोर के मैंने और आपको बता दी, और ये दो तो मैंने बता ही दी आपको, जुगलबंदी और लोक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
49 वाला प्रश्न देखेंगे, निर्मल वर्मा की कहानियों की दुनिया है, कौन सी है कहानियों की दुनिया उनका? हताश और आत्मपरण नायकों की, अकेलेपन और अलगाव की, प्रतिरोध और विद्रोह की, राष्ट्रीय चेतना की। तो नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। केवल ए और सी, केवल ए और बी, केवल बी और सी, केवल सी और डी। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, मतलब ए और बी, ए और बी। तो प्रश्न था निर्मल वर्मा की कहानियों की दुनिया कौन सी है? हताश और आत्मपरक नायकों की, अकेलेपन और अलगाव की। कि ये दोनों की दोनों ही जो है निर्मल वर्मा की जो है कहानियां हैं। निर्मल वर्मा की कहानियां अभिव्यक्त और शिल्प की दृष्टि से बेजोड़ है। इन्होंने साहित्य सर्जन कम ही किया है, परंतु जितना भी लिखा है उतने से ही उनकी ख्याति जो है वो फैल गई है। तो निर्मल वर्मा की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, उपन्यास और कहानियां कौन कौन सी है वो देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए उपन्यास कौन कौन से हैं? वे दिन, लाल टीन की छत, एक चिथड़ा सुख, रात का रिपोर्टर और अंतिम अरण्य। तो ये याद होना चाहिए, निर्मल वर्मा की भी पूछ ली जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है कहानियाँ। कहानियाँ में क्या है? जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कौवे और काला पानी, परिंदे इत्यादि। ठीक है, चलिए आगे। फिफ्टी वाला प्रश्न क्या है हमारे पास? रस के संबंध में कहा गया है। रस के संबंध में क्या कहा गया है? रस को अलौकिक आनंद कहा गया है। रस को अलौकिक आनंद लाक्षणिक अर्थ से कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी रस की अलौकिकत्व का समर्थन किया है। भरत मुनि ने रस निष्पत्ति संबंधित सिद्धांत अपने पूर्व नाटककार भास से ग्रहण किया है। नीचे दिए विकल्पों में सही उत्तर चयन कीजिए। केवल ए और बी, केवल ए सी, केवल बी सी, केवल सी डी। तो इसका उत्तर क्या है? ए। ए और बी, तो ए और बी कौन कौन सा हो गया? पहले इसमें बता रखा है, जैसे मैं इसको बता दूं अच्छे से आप लोगों को। कि रस के अलौकिक आनंद कहा गया है। ठीक है, रस के संबंध में क्या कहा गया है? रस को अलौकिक आनंद कहा गया है और इसे लाक्षणिकता अर्थ से अलौकिक आनंद भी कहा गया है। तो ये दोनों बातें कही है। रस सूत्र की प्रवक्ता जो है आचार्य भरत मुनि है, ये सबको पता ही है, जिन्होंने अपना बहुत ही ज़्यादा सूत्र जो है एक दिया था। ठीक है, विभाव भाव व्यभिचार संयोगाद्र रस निष्पत्ति। तो वो वाला जो सूत्र था वो भरत मुनि का ही था। और इनका कथन है कि जिस प्रकार अनेक प्रकारों के व्यंजनों से युक्त अन्न भोग करते हुए स्वस्थ पुरुष जो है वो आनंद की प्राप्ति करते हैं, उसी प्रकार सहृदयजन रस का आनंद लेते हैं। तो ये बात इन्होंने कही थी। भरत मुनि ने 8 रसों का उल्लेख जो है वो किया था। रस सूत्र की व्याख्याता और उनके मत है जिसके अलग अलग थे। कौन कौन से थे? भट्टलोलट थे, शंकुक थे, भट्टनायक थे और अभिनवगुप्त थे। ठीक है, भट्टलोलट ने किस सिद्धांत की उत्पत्ति की थी? तो इन्होंने उत्पत्तिवाद को, जिसको आरोपवाद भी कहा जाता था, उस सिद्धांत को लेकर आए थे ये। ठीक है, जिसका दर्शन क्या था? मीमांसा दर्शन था। उसके बाद शंकुक आते हैं। शंकुक जो है अपना सिद्धांत लेकर आते हैं, उनके सिद्धांत का नाम था अनुमितिवाद। अनुमितिवाद जो है एक न्याय दर्शन था। उसके बाद भट्टनायक जो है वो अपना सिद्धांत लेकर आए, उनके सिद्धांत का नाम था भुक्तिवाद या भोगवाद। ठीक है, तो उसका दर्शन जो है वो सांख्या दर्शन था। उसके बाद अभिनवगुप्त आए। अभिनवगुप्त ने अपना सिद्धांत लेकर आए अभिव्यक्तिवाद, जिसका जो है दर्शन क्या था? शैव दर्शन था। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग सभी अपने अपने सिद्धांत लेकर आए। आगे चलते अगले प्रश्न की ओर। फिफ्टी वन वाला प्रश्न क्या है? रूसी रूपवाद के प्रतिकूल अवधारणाएं कौन सी है? तो प्रतिकूल अवधारणा कौन सी है? रसवाद है, मार्क्सवाद है, कलावाद है या
संरचनावाद है? दो है, दो है इनमें से, बताइए आंसर। दो है इनमें से। तो इसका आंसर है ए और बी। ठीक है, तो रूसी रूपवाद के प्रतिकूल अवधारणाओं की बात अगर हम करेंगे कि कौन सी है, तो आपने बोलना है रसवाद और मार्क्सवाद। रसवाद भी है और मार्क्सवाद भी है, दोनों ही हैं। जबकि अगर हम कलावाद और संरचनावाद की बात करें, ये दोनों रूसी रूपवाद के अवधारणा जो है उनके अनुकूल में है, प्रतिकूल में नहीं है। प्रतिकूल में कौन कौन सी है? रसवाद और मार्क्सवाद। अनुकूल में जो है हमारी कौन सी है? कलावाद और संरचनावाद। तो हिंदी साहित्य के रीतिकालीन जो कवि थे, कौन से कवि? चिंतामणि, जो रसवादी आचार्य थे, बिल्कुल चिंतामणि। नागेंद्र भी जो है रसवादी आलोचक थे। मार्क्सवादी कार्ल मार्क्स जो हो गए, फ्रेडरिक एंगल्स हो गए, या लेनिन के विचारों का संग्रह है, जिसमें जो है आर्थिक, राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांतों का समुच्चय जो है देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, पहले सबसे पहले जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया अभी तक, फटाफट क्लास को लाइक करें, जल्दी से क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को शेयर करें जिनको भी इनकी आवश्यकता है। ठीक है, तो जितना दूर तक आप पहुंचा सकते हैं उतनी दूर तक पहुंचाइए, क्योंकि अभी इस चीज़ की ज़रूरत सभी को है। सभी को एक मोटिवेशन की ज़रूरत है। सभी को एक जो है हिम्मत की ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो एग्ज़ाम चाहे जैसे भी हो रहे होंगे, आप लोगों को हार नहीं माननी, क्योंकि आप लोगों ने अपना टारगेट को कंप्लीट करना ही करना है। अभी देखते हैं क्या आता है एनटीए के द्वारा, लेकिन तब तक हम अपनी प्रिपरेशन को छोड़ेंगे नहीं। हम अपनी पूरी तैयारी करने अपना 100% देंगे। यस, चलिए आगे चलते हैं। चलिए 52 वाला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से रामविलास शर्मा की पुस्तकें हैं। तो रामविलास शर्मा की पुस्तकें कौन सी है? आलोचना के मान, प्रेमचंद और उनके युग, परंपरा का मूल्यांकन, नई कविता। तो निम्नलिखित में से बताना था, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, बी और सी। तो बी और सी बिल्कुल सही बताया उन्होंने कि निम्नलिखित में से रामविलास शर्मा की पुस्तकें कौन कौन सी है? प्रेमचंद और उनका युग और परंपराओं का मूल्यांकन। तो मार्क्सवादी आलोचक जो रामविलास शर्मा है, उनकी पुस्तकों में प्रेमचंद का युग आ जाता है। प्रेमचंद और उनका युग जो 1952 में जिसका प्रकाशन वर्ष है। उसके बाद परंपरा का मूल्यांकन, जिसका प्रकाशन वर्ष जो है 1981 है। जबकि आलोचना का जो मान है, इसका प्रकाशन वर्ष हमारा 1958 का है। और नई कविता जो है सीमाएं और संभावनाएं, गिरजा कुमार माथुर की कृतियां हैं। ठीक है, तो ये थे। तो आपका मेन आंसर यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कौन कौन सा है। ठीक है, तो मेन आंसर आपका यहाँ पर प्रेमचंद और उनका युग और परंपरा का मूल्यांकन है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से दिनकर काव्य की विशेषताएं कौन सी है? तो निम्नलिखित में से दिनकर काव्य की विशेषता कौन सी है? तो इसका आंसर है बी। ठीक है, जातीय व्यवस्था का विरोध, सपाट बयानी, युद्ध का तात्विक चिंतन, शोधन का विरोध, व्यक्ति स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा। तो इसका आंसर सीधा बी है, ए और सी। तो ए और सी कौन कौन सा है, पढ़ लें इसे। तो दिनकर काव्य की विशेषताओं में आ जाता है जातिवादी व्यवस्था का विरोध किया गया था उसमें। ठीक है, जो भी जातिवादी व्यवस्था की गई थी उसका विरोध किया गया था, और युद्ध का तात्विक चिंतन किया गया था, और साथ में शोषण का भी विरोध जो है वो किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। 54 वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं कौन सी है? तो स्वर्णधुरी, ठीक है, कृटिनी, विष्णुप्रिया, हिम तरंगिनी। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर क्या दे रखा है? सी दे रखा है, सीधा डायरेक्ट। तो सी हमारे पास क्या है यहाँ पर? बी और डी। तो बी और डी
बी क्या है, हिमकृतिनी और हिमतरंगिणी। तो ये मैंने आपको माखनलाल चतुर्वेदी की ट्रिक से भी जो है करवा रखी थी। अगर किसी को याद है तो वो ट्रिक का नाम बता सकता है, जो ट्रिक मैंने करवाई है आप लोगों को माखनलाल चतुर्वेदी की। याद है तो बता सकते हैं, याद है किसी को? इसी से पता चलता है कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं और कितना नहीं पढ़ रहे हैं। ऐसे अभी तक तो आपको टिप्स पे लर्न होनी चाहिए थी। तो मैंने इसकी जो ट्रिक थी वो ये बताई थी, हिम का माखन चरण में समर्पित। हिम का माखन चरण में समर्पित, ये मैंने बताई थी। और हिम से ही हमारी दोनों आ जाती है, हिम से ही हमारी आ जाती दोनों, हिम तरंगिणी और हिम कृतिनी। और माखन चरण से आपको बता दिया था मैंने, माखनलाल चतुर्वेदी की है। तो हिम का माखन चरण में समर्पित, ये आपका सूत्र मैंने आप लोगों को दिया था, जिसके माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से आप उसको लर्न कर सकते थे। माखनलाल चतुर्वेदी की दो जो रचनाएं हैं, हिम तरंगिणी और हिम कृतिनी। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, याद होना चाहिए, ट्रिक्स को यूज ही नहीं करोगे तो कैसे आपको वो रिवाइज होगा? रिवाइज तब होगा जब आप ट्रिक्स का यूज भी करेंगे। ठीक है, जो ट्रिक्स मैंने करवाई है वो ऐसे ही नहीं करवाई है आपको, बहुत सोच समझ के करवाई है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 55 वाला। निम्नलिखित में से कौन से अज्ञेय के काव्य है? तो अज्ञेय के काव्य कौन से हैं यहाँ पे? भगनदूत, आत्मा की आंखें, आत्महत्या के विरोध और चिंता। तो नीचे दिए गए विकल्पों को सही चुनिए। देखिए क्या है, केवल ए और सी, केवल ए डी, केवल बी सी, केवल सी डी। तो बताइए इसका आंसर क्या है स्टूडेंट्स? यस, फटाफट आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी। ठीक है, ए और डी। तो ए और डी क्या है यहाँ पे? भगनदूत और चिंता। तो निम्नलिखित में से मैंने बताया था कि अज्ञेय के काव्य, अज्ञेय की जो है काव्य कौन कौन से हैं। तो अज्ञेय का काव्य यहाँ पर कौन सा आ जाता है? भगनदूत आ जाता है, जिसका टाइम क्या है? 1933। 19, सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे 1933 भगनदूत। ठीक है, और अगर हम बात करें चिंता की, तो चिंता का आ जाता है आपका 1942 ईस्वी। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों ही जो है अज्ञेय की है। अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्यानंद अज्ञेय। ठीक है, यस। अगर हम बात करते हैं इस पे अदर्स की भी, तो देखिए यहाँ पे क्या है, आत्महत्या की आंखें जो 1964 में था इनका। आत्महत्या के विरोध जो है ये हमारा जो है 1967 में था। और ये दोनों ही जो काव्य है ये हमारे रघुवीर सहाय के हैं। किनके हैं? रघुवीर सहाय के। तो साथ में देखिए दोनों चीज़ें भी आपको पता चल जाती है। सो एक प्रश्न के अंदर से ही हमारे कई सारे जो प्रश्न हैं वो बनकर आ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अब अगले प्रश्न करते हैं। आगे देखिए, आगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन से जयशंकर प्रसाद की कविताएं हैं? तो कविताएं बतानी जयशंकर प्रसाद की। जैसा कि वैसे तो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बताई है। चलो, करुणामयी को भाता है तम के पर्दे में आना। करुणामय को भाता है तम के पर्दे में आना। दूसरा है मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। तीसरा है मेरी आंखों की पुतली में तू बनकर प्राण समा जा रे। चौथा है गा कोकिल बरसा पावक कण नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन। तो नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करना है। केवल डी और बी, केवल बी सी, केवल ए और डी, केवल सी और डी। तो इसका उत्तर जो है वो बी दे रखा है। यस, बी मतलब बी और सी। तो बी और सी। तो दोबारा बताती हूँ मैं ज़रा इसको। जयशंकर प्रसाद की काफ़ी जो है प्रमुख है ये। ठीक है, तो काफ़ी प्रमुख है ये पंक्तियाँ और कविताओं में से उठाई गई है ये, और कविताओं की पंक्तियाँ हैं। और
कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है मैं बार बार आप लोगों को बता रही हूँ, बी और सी है। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मेरी आंखों की पुतली मैं तू बनकर प्राण समा जा रे। तो ये दोनों की जयशंकर प्रसाद की है। अगली मुझे लगता है शायद, हाँ यहाँ पे नीचे दे भी रखा है ना। अगली हमारी ये जो करुणा वाली है, करुणा को भाता है तुमके पर्दे में आना, ये महादेवी वर्मा की है। और गा कोकिल बरसा पावन, ये सुमित्रानंदन पंत की कविता है। तो ये आपको याद करनी, क्योंकि छायावादी जो कवि होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको पता है कि 4 है हमारे पास छायावादी कवि, और जिनकी मैंने अच्छी तरीके से रचनाएं आप लोगों को करवाई है। ठीक है, तो ये आपको कुछ पंक्तियां भी उनकी याद रखनी, क्योंकि देखिए आपने लोगों ने डीपली नहीं पढ़ा है। मैं हर बार आप लोगों को कहती हूँ कि डीपली पढ़ेंगे तो आपको प्रश्न जो है, आपका जेआरएफ का जो टारगेट है वो ज़रूर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप एक टीचर लेवल में जाने वाले हैं, आप लोगों को प्रिपरेशन करवाई जा रही है, आपको मैं प्रिपेयर करवा रही हूँ कि आपको टीचर बनना है, और टीचर के लिए आपके लिए क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे नहीं टीचर बन जाओगे, एक आपको प्रोफेसर बनना है, सो उसके लिए आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, झूठा सच उपन्यास के पात्र है तारा जयदेव, रणवीर देवव्रत, सोमराज रावत, और यहाँ पर आपका आ जाएगा, ठीक है, सनीचर और सपन बाबू। तो दोनों के दोनों यहाँ पर आप लोग बताओगे इसका उत्तर क्या है। नीचे दिए गए विकल्प है केवल ए सी, केवल ए सी, केवल ए बी, केवल बी सी, केवल ए बी सी। ठीक है, तो क्या है इसका उत्तर। आपको पता है ना, सपन बाबू नहीं था, रूपन बाबू था, तो ये भी मुझे बताना पड़ेगा, तो बार बार तो मैं नहीं बताऊंगी, आप लोगों को खुद पता होना चाहिए। रूपन बाबू, देखिए मैंने कई बार आप लोगों को उपन्यास करवाए हैं, उपन्यास मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से करवाए हैं जहाँ तक मैं बताऊं। ठीक है, अभी तक तो आपको सारे कैरेक्टर्स लर्न हो जाने चाहिए थे। यस, वेरी गुड, जिनको लर्न है वेल एंड गुड, वेरी गुड। चलिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर दोस्तों ए है, केवल ए और सी। तो ए और सी देखिए, दोबारा बता रही हूँ, झूठा सच उपन्यास के पात्र कौन कौन से हैं। तारा है, जयदेव है, सोमराज है और रावत है। ठीक है, तारा, जयदेव, सोमराज, रावत, ये हमारे झूठा सच उपन्यास के पात्र है। जहाँ तक मैं बात करूँ रूपन बाबू की, ठीक है, या फिर सनीचर, रूपन बाबू सनीचर की, तो ये हमारे राग दरबारी के हैं। ठीक है, ये हमारे राग दरबारी के हैं, जो कि श्री लाल शुक्ल के जो जो उसमें उपन्यासकार हैं उनके हैं, और उसके अंदर के पात्र हैं। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न 58 वाला, जगदीश चंद्र द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है। धरती धन्ना अपना, यथा प्रस्तावित, फिर किस्सा गुलाम, मुट्ठी भर काकर। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करना है, केवल बी और सी, केवल ए डी, केवल सी डी, केवल बी डी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है। बताइए। अगले मंडे से थोड़ा सा जो है थोड़ा सा शेड्यूल चेंज भी हो जाएगा। अब पूरे 1 वीक क्लास नहीं लगा करेगी, तो अगले मंडे से शेड्यूल चेंज होगा। 3 दिन मेरी क्लास हुआ करेगी, तो आपको 3 दिन मेरी क्लास अटेंड करनी है। ओके, तो वो होगा, जो भी शेड्यूल होगा मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगी। फिलहाल तो अभी पूरा सारे डेज ही, अभी इस वीक तो फुल डे ही क्लास है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम के डेज नज़दीक है। सो फुल ऑन रिवीजन हम लोगों को करना है, सारा का सारा जो है हमें कंप्लीट करना है सिलेबस अपना। सिलेबस तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, लेकिन रिवीजन जो है हमें करनी है दोबारा से। चलिए, तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर बताती हूँ। इसका आंसर है आपका बी। इसका आंसर है बी, मतलब ए और डी। तो ए डी क्या है, धरती धन्ना अपना और मुट्ठी भर काकर। धरती धन्ना अपना और मुट्ठी भर काकर।
देखिए दे भी रखा है यहाँ पे, जगदीश चंद्र द्वारा रचित उपन्यास धरती धरना अपना। ठीक है, धरती धरना अपना जो है इसका प्रकाशन वर्ष आपका क्या है, 1972 का है। ठीक है, और जब मुट्ठी भर कांकर जो है ये हमारा 1976 का है। तो आपको इनका प्रकाशन वर्ष भी याद करना है, क्योंकि एग्जाम में जो प्रश्न आता है वो इसमें से आ जाएगा। फिर आता है धरती धरना अपना, पंजाब के ग्रामीण दलित जीवन पर आधारित है। ठीक है, और मुट्ठी भर कांकर जो है वो पंजाबी शरणार्थियों के दुख और संघर्ष की जो है कहानी बता रखी है। उसके बाद हमारा रह जाता है यहाँ पर किस्सा गुलाम। ठीक है, जो कि रमेश चंद्र शाह का उपन्यास है, जबकि यथा जो प्रस्ताविक है ये हमारा गिरिजाराज किशोर का उपन्यास है। ठीक है, तो आपको एक के साथ देखिए कितनी सारी डिटेल्स जो है वो भी मिल जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 59 वाला प्रश्न देखेंगे क्या है यहाँ पर। निम्नलिखित में से स्कंदगुप्त नाटक में देवसेना द्वारा गाए और प्रस्तुत किए गए गीत कौन से हैं। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है ये है कि स्कंदगुप्त नाटक में जो है देवसेना द्वारा गाए गए अथवा प्रस्तुत किए गए गीत कौन से हैं। ए है भरा नैना में मन में रूप, किसी छलिया का अमल अनूप। और बी है माझी साहस है खेग लोगे, जज्जर तेरी भरी पथिकों से झड़ में क्या खिल खोलोगे। तीसरा है उमड़ कर चली भिगोने, आज तुम्हारा निश्चल अंचल छोर। डी है शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र निराश, राका में रमणीय यह किसका मधुर प्रकाश। तो ये सारी है हमारे पास। तो इसमें दो है, तो आपको बताना है, दो बताना है स्कंदगुप्त नाटक में देवसेना द्वारा जो गाए गए गीत थे वे दो कौन से हैं, दो गीत कौन से हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ए और डी। ठीक है, तो ए और डी, तो इसका आंसर है ए और डी। तो ए और डी, ए क्या है यहाँ पर मैंने जैसे कि प्रश्न बताया आपको कि स्कंदगुप्त नाटक में देवसेना जो है उनके द्वारा जो गाए गए गीत थे वह कौन से थे। तो पहला गीत था उनका भरा नैनन में मन में रूप, किसी छलिया का अमल अनूप। और दूसरा था शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र निराश, राका में रमणीया यह किसका मधुर प्रकाश। तो ये दोनों के दोनों उनके थे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिक्सटी वाला प्रश्न हमारा क्या है, भारतेंदु की निम्नलिखित मौलिक नाटक रचनाओं में कौन से प्रहसन हैं। भारतेंदु की निम्नलिखित मौलिक नाटक रचनाओं में से कौन सा प्रहसन है। वेद की हिंसा हिंसा न भवती, नील देवी, अंधेर नगरी, भारत दूरदशा। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर बताना है। तो इसका उत्तर देखिए, जैसे कि आपको पता है कि डी है इसका उत्तर। ए और सी दिख रहा है यहाँ पर, वेद की हिंसा हिंसा न भवती और अंधेर नगरी। ठीक है, तो भारतेंदु के मौलिक जो नाटककार है उनका प्रहसन में यहाँ पर कौन कौन से, वेद की हिंसा हिंसा न भवती और अंधेर नगरी। अगर बात करें हम हिंसा हिंसा न भवती, तो इसका प्रकाशन वर्ष दे रखा है बच्चों, इसका प्रकाशन वर्ष दे रखा है आपको 1873 का। ठीक है, और अंधेर नगरी का प्रकाशन वर्ष आपको दे रखा है 1881। तो ये दोनों आपको याद करने हैं। उसके अलावा जो हमारे बाकी है, अरे पूरा का पूरा व्यंग्य वाला है ना, तो व्यंग्य है जिसमें राजा की मूर्खता, अन्याय और अंधेर जो गर्दी है पर उस पर तीखा व्यंग्य किया गया है। तो प्रहसन ही है वो एक तरीके का। जबकि अगर नील देवी की बात करें तो ये 1881 में प्रकाशित हुई थी, गीत रूपक है ये। और जो भारत दूरदशा ये 1880 में हुई थी, जो हमारी नाट्य रासक और लास्य रूपक है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। 61 वाला प्रश्न है, शरद जोशी द्वारा रचित निबंध संग्रह है तो कौन है। जीप पर सवार जिलियां, विष कन्या, यंत्र तंत्र, सर्वत्र आड़ू का पेड़। तो नीचे दिए गए सही विकल्प बताने हैं और उत्तर बताना है उसका।
तो इसका उत्तर है बी, ए और सी। तो जीप पर सवार झिल्लियां और यंत्र तंत्र सर्वत्र, तो शरद जोशी द्वारा रचित जो निबंध संग्रह है वह कौन से हैं? जीप पर सवार झिल्लियां, ठीक है, और दूसरा है हमारा यंत्र तंत्र सर्वत्र, ये दोनों। जबकि विष कन्या की बात करें तो रविंद्रनाथ त्यागी का निबंध संग्रह है। आड़ू का पेड़ जो है वो रमेश चंद्र शाह का निबंध संग्रह है, ठीक है। शरद जोशी के अन्य चर्चित भी हैं, जैसे कि यथासंभव हो गया, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, किसी बहाने, राह किनारे बैठ, फिर है तिलस्मी, दूसरी सतह, इस तरीके के और भी अन्य भी हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। 62 वाला प्रश्न देखिए क्या है। हरिशंकर परसाई द्वारा रचित निबंध संग्रह है। तुलसीदास चंदन घिसे अपनी अपनी बीमारी, बबूल और कैक्टस, एक भोर जुगुन की। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो केवल ए बी, केवल बी सी, केवल ए डी, केवल बी डी। तो इसका सही उत्तर क्या है? ए बी। तो ए बी कौन सा है? ए ये है और बी ये है। तो हरिशंकर परसाई की रचित निबंध संग्रह कौन सा है? तुलसीदास चंदन घिसे और अपनी अपनी बीमारी। तुलसीदास चंदन घिसे ये क्या है? 1986 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। अगर बात करें अपनी अपनी बीमारी की तो ये 1972 में प्रकाशित हुआ है, ठीक है। यस, बस इसको इसी तरीके से याद कर लीजिए तो काफ़ी ज़्यादा आपको ये जो है हेल्पफुल रहेगा। तो 62 प्रश्न हमारे जो हैं हो गए हैं। कोशिश करते हैं 65 कर लें एंड देन फिर बाकी अगली नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 63 वाला। नामवर सिंह के द्वारा रचित पुस्तकें हैं। नामवर सिंह के द्वारा रचित पुस्तकें हैं कहानी, नई कहानी, साहित्य के समाज शास्त्र की भूमिका, इतिहास और आलोचना, भक्ति काव्य और लोक जीवन। तो नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। ए बी, बी सी, सी डी और ए सी। तो इसका आंसर है हमारे पास ए सी। तो ए सी क्या है यहाँ पर? ए और सी। ए है हमारा कहानी, नई कहानी, इतिहास और आलोचना। नामवर सिंह के द्वारा रचित पुस्तकें हैं ये कहानी और इतिहास और आलोचना। तो दोनों का प्रकाशन वर्ष याद कर लीजिए। क्या है प्रकाशन वर्ष? तो नई कहानी जो है ये 1965 में जो है इसका प्रकाशन वर्ष है। उसके बाद अगर इतिहास और आलोचना की बात करें तो ये 1957 का इसका प्रकाशन वर्ष है, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं, फिर आगे करेंगे इसको। सिक्सटी 64 वाला जो प्रश्न है वो क्या है? निम्नलिखित काव्य कृतियों में से कौन सी रचनाएं सन 1936 में प्रकाशित हुई थी? तो 1936 में कौन सी प्रकाशित हुई थी रचनाएं? पहला है कम्माइनी, दूसरा है गुंजन, तीसरा है राम की शक्ति पूजा और चौथा है हमारा पल्लव। तो नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करना है। केवल ए बी, केवल ए सी, केवल ए डी और केवल सी डी। तो बताइए इसका आंसर क्या है? यस, इसका आंसर बी है, मतलब ए सी। तो ए और सी। तो बताना है हमें रचनाएं जो है सन 1936 में जो प्रकाशित हुई। तभी मैं कहती हूँ आपको बार बार कि सन भी याद कर लीजिए, क्योंकि सन से ही अगर प्रश्न आ गया तो आप आराम से इजीली जो है उसका आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो आप देखिए 1936 में कौन सी प्रकाशित हुई थी, तो आपने सीधा इसका उत्तर जो है वो बता दिया कि ए और सी, मतलब कम्माइनी और साथ में राम की शक्ति पूजा, ठीक है। कम्माइनी और राम की शक्ति पूजा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जानना है इसके बारे में, चलिए बता देती हूँ। तो आपको पता ही है कम्माइनी, जिसका मैंने आपको सर्व भी करवाया था, और ठीक है, तो मैंने आपका उसका सूत्र करवाया था, जिस सूत्र के माध्यम से आप सारे के सारे सर्गों को बिल्कुल सीरीज में याद कर सकते थे, ठीक है। कम्माइनी का चिंता, आशा और श्रद्धा ने काम करके वासना से लज्जित होकर अच्छे कर्म किए, तब ईर्ष्या ने ईड़ा से
सपने में संघर्ष किया और वेदों के दर्शन रहस्य खोले आनंद के। तो इस तरीके से आपको सारे कंबाइनी के सारे याद हो जाएंगे। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जित, वर्ण, कर्म, ईर्षा, ईड़ा, सपने, संघर्ष, वेदों, रहस्य और आनंद, ये सारे के सारे आपके जो है आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सारे जो है सर्ग की मैंने बात की थी कंबाइनी के, और मैंने आपको, ठीक है, तो इस तरीके से आपको कुछ कुछ सूत्र भी साथ साथ याद करने हैं, मतलब जो भी उससे रिलेटेड चीज़ें उन सबको भी साथ में याद करना है। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है, 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। गुंजन की बात करूँ तो ये सुमित्रानंदन पंत की है। सुमित्रानंदन पंत के आपको अगर याद हो तो सुमित्रानंदन पंत की मैंने आपको करवाई थी, जिसको हम छायावाद का विष्णु कहा जाता है। तो अगर प्रश्न आया छायावाद का विष्णु किसे कहा जाता है, तो आपने बताना है सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, इसका मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी वो ट्रिक क्या थी बच्चों, वो ट्रिक थी आपकी उच्चरित वीणा की पूरी गूंज। उच्चरित वीणा की पूरी गूंज, उच्चरित से उच्चवास, वीणा से वीणा, पूरी से पल्लव, गूंज से गुंजन। तो इस तरीके की आपको मैंने रचनाएं याद करवा दी थी सुमित्रानंदन पंत की। ठीक है, निराला जी की बता देती हूँ। निराला जी को क्या कहा जाता है, बताइए जल्दी से, फटाफट कमेंट करके मुझे बताइए निराला जी को क्या कहा जाता है। छायावाद की तो सभी है, छायावाद का पर क्या कहा जाता है ये बताना है।